देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बुनियादी सबब यही है कि हम में से हर एक को ना तो अपना कोई ऐब या कमजोरी नजर आती है और ना ही अपनी जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं, ना अपने किए गए वादे याद रहते हैं और ना उनके बरती अपनी कोई एहसास और जिम्मेदारी की बात याद रहती है। आज बल्कि कल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सलाम ज़दगान के हवाले से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा किया। दूसरी सूरतों में वजारतों से अलहदा होने का इशारा भी दिया, मगर कुछ वादे उन्होंने हुकूमत में आने से पहले महंगाई कम करने के हवाले से भी 22 करोड़ आवाम से किए थे, वो कब होंगे ये बात उन्होंने नहीं बताई। क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म साहब या वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ऐलान किया है, कोई वादा किया है, तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा। हम वज़ीर आज़म साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असम्बली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी कि जहाँ सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इदारे, जमातें, हुकूमतें, सियासतदान और तमाम महकमे दूसरों के ऐबों और उनकी कमजोरियों पर नजर रखकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी आईनी, अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कमर बस्ता हो जाएं, तो कोई वजह नहीं कि मुल्क तरक्की व खुशहाली की जानिब गामजन ना हो सके। मगर हर सियासतदान अपनी ही मंतक सब पर थोपने के दर पे नजर आता है। कल एक निजी टीवी शो में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एंकर के जवाब में इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए कहा कि हम इलेक्शन के हामी हैं, मगर इस वक्त इलेक्शन ना होना ही बेहतर है। वो क्या कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट है, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी की अपनी पोजीशंस हैं, तो इट्स नॉट एन इजी सेल। मियाँ साहब के लिए भी इतना आसान नहीं है, उनको भी सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो मुश्किल हालात हैं। और इलेक्शन इस वक्त मेरी नज़र में अगर होते हैं तो हम जाएंगे इलेक्शनों में। We are not the party that will boycott any time, मगर obviously it's a dangerous move। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वजीर आजम इमरान खान हुकूमत की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से, यानी कि वो मकबूलियत जो कि उनकी अपनी है, हुकूमत के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बन गए हैं। बज़ाहिर हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि उनकी रोज बरोज बढ़ती मकबूलियत को कैसे कम किया जाए। शायद यही वजह है कि कल पैमरा ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की तकरीर बराह रास्त या रिकॉर्ड नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। मगर माजी से यही पता चलता है कि जिस पर पाबंदी लगाई जाए वो मजीद मकबूल हो जाता है। कल जमान पार्क में पुलिस की आमद के हवाले से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि मुल्क में फसाद फैले ताकि इलेक्शन ना हो सके। क्या कहना था मजीद, आइए सुन लेते हैं। हुकूमत है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। वो चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान का मसला खड़ा हो। वो चाहते हैं लोग एक दूसरे की गर्दनें काटें ताकि इनको इमरान खान से निजात मिल जाए। तहरीक इंसाफ अपने कायद की हिफाजत के लिए यकसू है। इन अदालतों में उनको बुलाने का मकसद उनके ऊपर कातलाना हमला करवाना है। वो ये चाहते हैं कि ये अदालत में आए और टेररिस्टों को जो इनके अपने बनाए हुए हैं मौका मिले कि वो इमरान खान की जान ले सके। ये जो इस वक्त इंसिस्टेंस है वफाकी हुकूमत की और पंजाब हुकूमत की, जो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, मोहसिन नकवी में और शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। ये चाहते ये हैं कि इमरान खान अदालत में जाए। दूसरी जानिब
बोलान बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब धमाका होता है जिसमें 9 अहलकार शहीद होते हैं। अगर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपने काम में इतना ध्यान दे पाते नाजरीन, तो आए रोज मुल्क में होने वाले धमाकों और दहशतगर्दी के वाकयात में कुछ कमी हो जाती। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कोई मौका नहीं जाने देते, बल्कि जैसे कि कल उनका कहना था कि अगर साबिक वजीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। यानी अभी वो सिर्फ उनको दौड़ा कर थकाना चाहने की बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए क्या कहना था उनका, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। का ये एक वतीरा बन गया है कि वो हर चीज़ को ड्रामेटाइज करते हैं और हर बात के ऊपर जो है ना इस किस्म के ड्रामे जो है वो शुरू कर देते हैं। जिस दिन उसे गिरफ्तार करना हुआ और अदालत में पेश करना हुआ और ये चीज़ जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह वो अदालत में जो है वो उन्हें पेश कर दिया जाएगा ताकि वो अपने किए की जो है अपने किए को फेस करें। दूसरी जानिब कल साबिक सफीर बरतानवी सफीर ने इंकशाफ किया है कि CIA ने इमरान खान को ड्रोन हमलों की मुखालफत की वजह से हुकूमत से हटाया है। इससे अंदाजा लगा, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये बात की है। Craig Moore ने the CIA is disposing of Imran Khan as Prime Minister for his opposition to US drone campaign operating within and from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years। ये ट्वीट किया और इस ट्वीट में ये बात की है, जिसके हवाले से फरूख हबीब साहब ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया PTI से और उन्होंने कहा कि बरतानवी साबिक सफीर के इंकशाफात तहलका खेज हैं। इमरान खान को CIA ने ड्रोन हमलों की मुखालफत की बुनियाद पर ही इख्तियार से हटाया है, जबकि 2018 के इलेक्शन से अब अगर देखा जाए तो अब तक हर एक वैसे का वैसे ही मुंह जोर नजर आ रहा है और बजाय नजर आ रहा है कि 2023 में इलेक्शन हुए भी तो मर्जी वाला ही तख्तशाही पर बिठाया जाएगा। क्या कहानी का कोई और क्या एक किरदार भी नहीं बदला है? सवाल ये है, इस मुल्क में वही इदारे, उनकी मर्जियां, वही अदलिया का हाल, वही पार्लियामान की धमा चौकड़ियां, वही सियासतदानों की अपनी मनमानियां और इसी अंदाज की पकड़ दकर वही मनाजिर हैं जो अब हमारी सियासत का खासा बन चुके हैं। जब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो वो अपनी ऑपोजिशन के साथ जो करती थी वो भी सबके सामने था, और अब जब वो ऑपोजिशन में है तो वो भी वही सब कुछ भुगत रहे हैं जो कि माजी की ऑपोजिशन ने भुगता और मौजूदा हुकूमत ने भुगता था। सवाल ये भी है कि हमारे दोस्त ममालिक हमें आसरे भी बहुत दे रहे हैं, मगर कर्जा तुर्की को दे दिया है। हुकूमत को, आवाम को मजीद कितने दिन उम्मीद दिलाई जाएगी? क्योंकि आज ये हुआ है कि जी जहां सऊदी अरब ने रिजर्व्स के लिए हमें पैसे देने थे, वो पैसे अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ दिलासे और दिलारे रह गए हैं, लेकिन तुर्की को $5 बिलियन के करीब जो है वो रिजर्व्स के तौर पे पैसा दे दिया गया है। बहरहाल जी, ये वो सारी मामलात है जिसके ऊपर बात करेंगे आज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे, मंडे का डे वेरी ऑलरेडी बहुत हैपनिंग होता है जी। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद है पैनल में। सबसे पहले नौरीन फारूक साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुस्लिम लीग नून से MNA है डॉक्टर निसार चीमा साहब, और पीपल्स पार्टी से जुल्फिकार अली बदर साहब हैं, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जदाई साहब के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले नौरीन फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। नौरीन फारूक साहबा, बिलावल साहब ने कल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है और वो ये कि जी हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत ने नहीं उस तरह से हमें कंपनसेट किया जिस तरह से होना चाहिए था, और हम हुकूमत से बाहर आ सकते हैं, अपनी वजारतें छोड़ सकते हैं। हाउ यू पीपल सी दिस? क्योंकि ये बात आप लोग भी काफ़ी अर्से से कर रहे थे कि जी सैलाब मुतासरीन को उस तरह से नहीं ट्रीट किया जा रहा जिस तरह से करना चाहिए या उनको कंपनसेट करना चाहिए। वन, सेकेंडली, आपके चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी तकरीर पे जो अब और उनकी जो बात है उसके हवाले से अब पाबंदी लग चुकी है, पेमरा ने पाबंदी लगा दी है, पहले भी पाबंदी लगाई थी। सो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है मोराल्स पे और आपकी पार्टी के कारकुनान पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा। बिलावल भुट्टो साहब की जो उनके बयानात हैं, मुझे तो मतलब हंसी भी आती है कि और अफसोस भी होता है कि जिस वक्त ये सैलाब आए हुए थे और लोग बहुत ज्यादा सैलाब से मुतासिर हुए थे, लोगों के घर बार सब कुछ खत्म हो गया सिंध में, तो उस वक्त तो बिलावल साहब बाहर के दौरे कर रहे थे। उस वक्त वो कहाँ थे जब ये तमाम गरीब अवाम सिंध की बिलख रही थी, रो रही थी, डूब रही थी? आज उनको ये अपने फंड्स याद आ गए हैं। तो ये PDM तो हम हमेशा से कह रहे हैं कि 22 जमातों की एक बनाई गई एक इतना बड़ा एक पता नहीं क्या इनके समझौते हैं आपस में,
लेकिन ऑब्वियसली इनके अंदर डिफरेंसेस आएंगे और ये तमाम एक उस पे तो रह नहीं सकते मुत्तफिका तौर पर। तो ये तो बेबुनियाद बातें हैं और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए उनको अगर अपनी वजारतें छोड़ते हैं। लेकिन जो वो बोल रहे हैं काबीना में छोड़ेंगे और ये करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा करने वाले। और दूसरा ये कि देखें, इमरान खान तो अब इस वक्त मकबूल तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की, न सिर्फ पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बाहर। जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर हैं वो आते हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे मिलने वाले रिश्तेदार दोस्त, वो आज भी ये कहते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी ओवरसीज कोई दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते। यहाँ तो फिर डिबेट्स होती हैं टीवी के प्रोग्राम्स पे, दूसरी पार्टी के लोग भी होते हैं और सुनते हैं लोगों की कोई राय को, थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर लोगों की एक ही सोच है और वो यही है कि लीडर सिर्फ इमरान खान है। अब ये पैमरा के जरिए या जो भी जिस तरह ये घबराहट इनकी हो रही है और इनकी कांपे टांग रही हैं, तो उस वजह से इन्होंने अगर जो मर्जी ये उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ये सोशल मीडिया का दौर है जी, आप सब जानते हैं। ये कोई पुराना जमाना तो नहीं है कि पीटीवी बंद कर दिया जाएगा तो उसकी तकरीर उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। हर जगह सोशल मीडिया पे इमरान खान की आवाज आ रही है और जितना बंद करेंगे, आपको भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि उतना ज्यादा आवाम उन्हीं की तरफ जा रही है और लोग, वर्कर्स सारे इमरान खान को अपनी रेड लाइन बनाकर बैठे हैं। ओके, निसार चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर साहब, सवाल पहला वही है, आपसे भी सेम सवाल वही है कि बिलावल साहब ने कल जो खिताब किया है यहाँ पे एक तकरीब से, और उन्होंने जो बात की है कि जी वजारतें हम छोड़ देंगे, सैलाब मुतासरीन के लिए जो वादे किए थे वफाकी हुकूमत ने वो फुलफिल नहीं हो रहे, तो वो क्यों फुलफिल नहीं हो रहा है, उसमें क्या रुकावटें? दूसरा, इमरान खान साहब पे पाबंदी लगा देता है पेमरा, आपकी हुकूमत है सर। माजी में जब नवाज शरीफ साहब पे इस तरह की पाबंदियां आयद होती थी, हम उस वक्त भी इनकी हुकूमत से सवाल करते थे। अब आपकी हुकूमत है तो सवाल वही आपसे भी बनता है। देखिए रिदा, गुजारिश ये है कि मोहतरमा नौरीन जो हैं, सच्ची बात यह है कि उनका मेरे दिल में तो बहुत एहतराम है और वो उनकी शाइस्तगी, उनका तहजीब में गुंदी जुबान उनकी बहुत ही है कि सुलझी हुई पार्लियामेंटेरियन है माशाल्लाह। काश के ये शाइस्तगी जो आप को नजर आती है मैडम नौरीन के गुफ्तगू में, काश के इस तरह की गुफ्तगू जो है इस तरह की हमें नजर आती पीटीआई की क़यादत में भी। ये शाइस्तगी, ये तहजीब उनकी क़यादत में भी नजर आती। वहाँ तो ये है कि हमने ओए ओए की सियासत देखी। ये है कि हमारी बहन नौरीन इत्फाक फरमाएगी कि इमरान खान साहब ने जो कल्चर इंट्रोड्यूस किया है ओए ओए की सियासत का, गालम गलोच का, मुखालफिन के नाम बिगाड़ने का, और देखें 4 साल दौर जो जिन चीज़ों से इबारत था, जो तोहफे उन्होंने दिए पीटी की क़यादत में, इमरान खान साहब की सरबराही में, उनकी क़यादत में, वो क्या थे? 4 साल दौर में 4 तोहफे थे: महंगाई, बेरोजगारी, बदइंतजामी, बदतरीन गवर्नेंस और बदकलामी। तो ये है कि काश के मैडम नौरीन जैसे लोग जो हैं वो फोर फ्रंट पे होते, वो कैबिनेट में होते, इस तरह के लोग जो हैं वो डोमिनेट करते, कोई बेहतर कल्चर जो है वो मुतारफ करवा पाते। लेकिन ये है कि वहाँ तो सूरत हाल ही बिल्कुल डिफरेंट थी। और ये है कि मुखालफिन के बारे में देखें, मुसलसल 4 साल तक जिस तरह उनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ उनकी होती रहीं, DGFIA को बुला के कहना कि फलां को पकड़ लें, फलां को गिरफ्तार करें, फलां के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं, ये तो हालत ये थी तो भाई सो कि मुल्क से बाहर जाते थे तो उस वक्त भी यह है कि कोई मुल्क की कॉज को लीड करने के लिए उनके असाब पे जो चीज सवार होती थी वो ये कि मैंने जाके नवाज शरीफ का AC उतरवाना है। अंदाजा करेंगे ये थी, ये लेवल उनकी सोच और ये कि इंतकामी जारियत। तो बात यह है कि अब हम वो तो काम नहीं करना चाह रहे बिल्कुल। लेकिन देखें ये है कि ये कि क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, जिसने भी कोई जुर्म किया है उसको ये एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं असूली तौर पर ये समझता हूँ और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि किसी भी मकबूल लीडर को आप सियासी मैदान से दूर करेंगे तो ये मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होगा। सियासी मैदान से आउट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने आउट करने की कोशिश की एक अदालती कत्ल के जरिए, वो मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं था। क्या उससे ये एक मजीद नफरतें नहीं बढ़ी?
नवाज शरीफ को हमने ये है कि इस तरह एक जाली से, एक रिडिकुलस से, मज़का खेज से केस में कि जी बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी जो ली भी नहीं, वो ये है कि वो दर्ज क्यों नहीं हुई। अंदाजा करें इससे ज्यादा बड़ा मज़का खेज कोई बुनियाद, कोई ग्राउंड हो सकती है पूरी दुनिया की अदालती तारीख में किसी लीडर को, ये तो किसी आम आदमी को भी ये एक सजा देने के लिए। वो तो 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका था, वो तो मुल्क का मौसम था, मुल्क को एटमी ताकत उसने बनाया, मोटरवेज के जाल बिछाए, बिजली की लोड शेडिंग भी काबू पाया, सी पैक का तोहफा दिया, बेशुमार उसके कारनामे। तो उसको जिस तरह की बुनियाद पे, रिडिकुलस मज़का खेज बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया, अदालती, ये मैं समझता हूँ कि अदालती तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और जिस तरह इंसाफ का खून किया गया, इसी तरह मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अगर कोई जुर्म किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। लेकिन यह है कि सियासी मैदान से किसी भी सियासी क़यादत को, एक मकबूल लीडर को आउट करना जो है वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होता, क्योंकि मकबूल लीडर जो है आप उनसे इख्तलाफ करें या इत्फाक करें, वो मुल्क की सालमियत के लिए, वादत के लिए, इत्तेहाद और इत्फाक के लिए बहुत जरूरी होते हैं और मुफीद होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। मैं जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन मैंने एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना है छोटे से, बस उसके बाद आप ही की तरफ आती हूँ। सो वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और इस पे मजीद भी बात करते हैं जी। मैं जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगी। जुल्फिकार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जुल्फिकार साहब, पहला सवाल वही आपसे भी सेम है कि बिलावल साहब ने तकरीब में बात की कल, और उन्होंने कहा है कि अगर वफाक हमारी बातें पूरी नहीं करती, वादे पूरे नहीं करती सैलाब मुतासरीन के हवाले से, तो हम वजारतें छोड़ देंगे। तो क्या ये हुकूमत से निकलने का इंदिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा सैफी साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखें, बिलावल साहब की तकरीर के हवाले से मुख्तलिफ क्या कराइयाँ जो जन्म ले रही है वो नहीं है। उन्होंने एक अपनी तकरीर के दौरान जो सैलाब ज़दगान के मसाइल थे उनके हवाले से बात की, और उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए थे, क्योंकि ज़्यादा जो मुतासर लोग हुए वो सिंध के अंदर हैं, और सिंध के अंदर जो भी प्रॉब्लम आए उसके लिए बिलावल साहब बड़े सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों के ये मसाइल ना हल हुए तो हम वजारतें छोड़ सकते हैं। वजारतें छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम वजारतें इसलिए छोड़ेंगे कि हुकूमत गिरा देनी है। वजारतें छोड़ने का मतलब है कि अगर आप लोग वादे पूरे नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर वादे पूरे नहीं करता जो सैलाब ज़दगान के हवाले से किए गए थे, तो उसके हवाले से वो एहतिजाजन फिर इस्तीफे देंगे। तो ये उसका मतलब था। लेकिन ये सिर्फ इस बात के ऊपर था कि इन केस आप बात अपनी जो वादे किए हुए वो पूरे नहीं करते। अब देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 4 मुल्कों के दौरे पे, उस टाइम पे जब ये सैलाब आ रहा था तो वो जा रहे थे, तो उस टाइम पे 2 ऑप्शन थी, या वो 4 मुल्कों के दौरे पे चले जाते या वो छोड़ के। तो उन्होंने उन मुल्कों के दौरे छोड़ दिए, पोस्टपोन कर दिए। फिर वो सैलाब मुतासरीन के अंदर उन्होंने कई मुतद्दद दिन गुजारे, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ लोगों में सैलाब के अंदर गए, लोगों के मसाइल सुने, जो भी उनको हंगामी तौर पे एक हेल्प हो सकती थी की। मैं सिर्फ इतनी बात ये इस वजह से कर रहा हूँ कि अभी ये ऑनरेबल मेंबर जो थी पार्लियामेंट की, वो बात कर रही थी। पीटीआई के ऑनरेबल मेंबरान का यही प्रॉब्लम है कि वो ग्राउंड पे बात नहीं याद रखते, उनको हकीकत से मबनी बातों का नहीं पता होता, जो बात सुनी सुनाई होती है उस पे ऊपर कर देते हैं। इनके लीडर इमरान खान साहब के भी यही मसाइल हैं कि जर्मनी जापान की सरहद मिला दी, साल के 12 मौसम गिनवा दिए। असल बात यह है कि हकीकत पे मबनी बात करें, जो बात ठीक है उसको ठीक कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। ओके, अच्छा दूसरा सवाल अगेन फिर वही है कि देखें, माजी में भी हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पाबंदियां लगती रहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हुई, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू रुकवाया गया, जरदारी साहब का इंटरव्यू रुकवा दिया गया था। अब खान साहब पे पैमरा ने जो है वो लगा दी है इस वक्त पाबंदी। आपकी हुकूमत है और इस वक्त सवाल आप लोगों से ही बनेगा, क्योंकि मुश्तरका हुकूमत आपकी है, हुकूमत में आप भी बैठे हुए हैं। क्या आप इस इक़दाम को बेहतर समझते हैं? देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है
कि फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट या फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कोई कदगन लगाई जाए। हमारी लीडरशिप ना पहले किसी इस तरह के इकदाम की उन्होंने हमायत की थी, ना आज कर रहे हैं, ना आइंदा करेंगे। वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि किसी की भी आवाज को दबाकर आप मामलात को हल नहीं करवा सकते। अगर आपने कोई मामला करना है, आप उनको फ्रीडम, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की, वो आपको उनको बुनियादी हकूक देने चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर तो बिल्कुल कदगन नहीं लगानी चाहिए। ना खान साहब की स्पीच के ऊपर जो पाबंदी लगी है, वो पीछे किसने लगवाई है, क्या मामला हुआ है, उसके पीछे असल माजरा क्या है, उसको पता करने की जरूरत है कि खान साहब ने ऐसी क्या बात कह दी। और फिर कोर्टों का जो है वो फोरम मौजूद है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर जाके ये अपनी आवाज की सुनवाई कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी इक़दाम की सपोर्ट नहीं करती। ठीक हो गया है, चले, ये आपका भी वैलिड पॉइंट आ गया है। वापस आऊंगी नौरीन फारूक साहिबा आपके ऊपर, आपके पास भी। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है अब कि पाबंदी लग गई है और उसके बाद भी आपके पास हालात जो है वो मुख्तलिफ हैं। सोशल मीडिया का तो प्लेटफॉर्म आपके पास है ही, लेकिन आप जो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं इस सारे मामले में, वो रेलेवेंसी कैसे होगी, उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, रेलेवेंस तो ये ही है ना जी हमारी, के लोग हैं हमारे पास। जब एक जैसे कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब एक सियासतदान का बिजनेस तो अवाम होते हैं। जब आपके पास अवाम की ताकत है, अवाम आपको मैंडेट देने के लिए तैयार है और वो हमारे लीडर को सुनने के लिए हर जगह जमा हो जाते हैं, तो यही रेलेवेंस है ना। और इसी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप इलेक्शंस करवा दें। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी डेट दे दी। तो जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, हम कैसे ये इसका तयन कैसे करेंगे? आप और हम यहाँ पर बोलते रहेंगे कि आप मकबूल हैं और ये मकबूल नहीं है। तो इसका तो एक ही हल है कि आप फौरन से पेशतर इलेक्शंस में जाएं, ताकि एक क्रेडिबल हुकूमत आए। और जिस तरह भी आपने पहले अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में कहा कि सऊदी अरेबिया ने भी फंड्स उधर दे दिए और रिजर्व्स के लिए टर्की को दे दिया, तो वो क्यों दे दिया? क्योंकि जब हम पे फ्रेंडली कंट्रीज हमें कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करती हैं, आप देखिए कि उनको तो यही नजर आता है ना कि अल्लाह जाने इन पैसों का आगे बनने वाला क्या है। हमारे IMF ने जो प्रपोजल्स दिए थे 1, 2, 3 करके, हमने उनके ऊपर क्या नजरसानी की? हम किस तरफ को जा रहे हैं? हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? रुपए की कदर कीमत खत्म होती जा रही है। तो हम क्या अनारकी चाहते हैं इस मुल्क में? कि अभी भी ये तमाम मौलाना फजल रहमान भी आए दिन यही कह रहे हैं कि KP में नहीं हो सकते इलेक्शंस, क्योंकि सूरत हाल जो है वो मुल्क की गैर यकीनी है। तो वो उसको भी इन्होंने खुद इस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई बड़ा सानिया हो जिस पे कि वो कहें कि देखा पाकिस्तान में तो इलेक्शंस हो ही नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है जहां पर कि तमाम पार्टी अपनी एक अना और उसमें से निकल जाना चाहिए। मुल्क को अगर हमने बचाना है तो हमें अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ जाना होगा, हमें बैठ के इस पे बात करनी होगी। हाँ, एक चीज़ जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है, करप्शन के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं होगी। जैसे निसार चीमा साहब ने कहा कि जो कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा दें, आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करें और सज़ा दें। जो भी उसमें मुल्जिम ठहरता है उसकी सजा तयन हुई भी है, वो करें आप जो भी कानून के ठीक हो गया। ओके डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस आना है। डॉक्टर साहब, क्विकली 2-3 चीजें जो हाईलाइट करनी है। आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर निसार चीमा साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब से दोबारा हम कनेक्ट कर रहे हैं। इन मीनवाइल वापस जा रही हूँ जुल्फिकार साहब की तरफ। जुल्फिकार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा जुल्फिकार साहब, तो 2-3 चीजें हैं चूंकि हुकूमत आपकी मुश्तरका, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे भी मेरा सवाल यही होगा।
एक ये कि हमने देखा कि किस तरह से दोस्त जो ममालिक हैं उन्होंने पैसे देने थे, सऊदी अरब ने हमने देख लिया है कि जी 5 बिलियन रिजर्व्स तकरीबन जी दे दिए तुर्की को, और उनकी लीरा की जो सस्टेनेबिलिटी है और सारा मामला है उसको बेहतर करने के लिए। हमारे पास ये कब हो रहा है कि हम सुन रहे थे कि जी हमें भी रिजर्व्स वगैरह के लिए बेहतरी के लिए दोस्त हमारे करेंगे सपोर्ट ताकि IMF का प्रोग्राम जल्द बहाल हो सके, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी वहीं से होती हुई जाती है। एक दूसरा, महंगाई की शरह 41% हो गई है, 41% से भी ऊपर हो गई है। अब सब कुछ ऑफकोर्स के खान साहब की बुराई हर चीज सब हमारे सामने, लेकिन मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी भी हमने देखनी है ना, उसको भी हम नहीं निगेट कर सकते। और तीसरा ये देख रहे हैं हम इसी तरह के बहुत सारे इशूज जो कि मुल्क के अंदर आ रहे हैं, एयरलाइंस का मसला आ रहा है, ट्रैवल जो इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी हुई है आपकी, उसमें इश्यूज हैं कि जी पैसे नहीं क्योंकि हुकूमत दे रही उनके। दूसरा अब PIA के पायलट्स इस्तीफा देना शुरू कर दें, तनख्वाहों पर भारी टैक्सेस है। ये जो इश्यूज आ रहे हैं गवर्नेंस के, इनको कौन हल करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इट? देखिए रिदा, ये आपने तो काफी ज्यादा सवाल कर लिए, इसका एक कोई जवाब है नहीं, बिकॉज आपने तो एक ऐसी चीज को छेड़ा है जो सर से लेके पांव तक हर तरफ फैली हुई है। असल बात यह है कि ये जब आपने IMF की बात करती हैं तो सबसे पहला फिर सवाल वहां पे आ जाता है। मैं अभी करंट पहले उसको बताता हूँ। मुल्क में बिल्कुल परेशानी है, हालात खराब है, महंगाई बढ़ रही है और महंगाई इस हद तक बढ़ रही है कि सफेद पोश, निचला तबका, दरमियाना तबका, इवन के अपर क्लासेस को भी ये इफेक्ट कर रही है। और आपके हमारे जैसे जो लोग हैं जो अपना अच्छा गुजारा करते थे, उनके लिए बड़ी तंगी है आजकल। तो ये महंगाई बिल्कुल कर रही है और इस पे ये जो हुकूमत है ये मुश्किल फैसले कर रही है और उसका इम्पैक्ट जो है गरीब आदमी पे आ रहा है। अब असल बात यह है कि ये जब आप बात कर रही थी कि स्टार्टिंग में कि इमरान खान साहब के ऊपर जब लोग तनकीद करते हैं, खान साहब जब आए थे ना शुरू में, तो उसके अंदर आप देखें कि पहले 8-9 माह उन्होंने बोला था कि जनाब हम कशकोल नहीं उठाएंगे। उनके पास ऐसे लोगों की रस्तू और अफलातूनों की टीम थी जो कहते थे कि हम मुल्क के अंदर से वो पैसा इकट्ठा करेंगे, बट इन शॉर्ट ये हुआ कि वो नहीं कर सके और IMF के पास गए। IMF ने उस वक्त पे एक वन साइडेड ऐसा सॉवरन एग्रीमेंट किया जो ये मौजूदा हुकूमत भी उसकी पासदारी करने की पाबंद है, और उस एग्रीमेंट की वजह से महंगाई बढ़ रही है और इसका हल ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना मौजूदा हुकूमत के पास है। दे विल हैव टू फॉलो। इसकी वजह है कि जो उन्होंने रिफॉर्म्स कहे, माजरत के साथ में शायद मेरे लोगों को भी बुरा लगे, माजी की तमाम हुकूमतें जो भी आई हैं आज तक, उनके अंदर से कोई भी ऐसा रिफॉर्म्स या कोई ऐसा मामला नहीं कर सकी। आप देखें कि अभी आप क्वेश्चन करी थी कि कौन करेगा इस मुल्क के अंदर। देखिए, जब तक आप सैलरी लोगों पे ज्यादा बोझ डालेंगे, जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा बोझ डालेंगे, तो एक बंदे के ऊपर तो इतना वजन पहले ही है, जब ज्यादा डालेंगे तो वो गिर जाएगा, वो तो चल ही नहीं सकेगा। असल हकीकत ये है कि इस मुल्क के ऊपर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर काम होना चाहिए। खान साहब जो बातें करते हैं ना इलेक्शन में 2018 में आने से पहले की, जुल्फिकार साहब ड्यू रिस्पेक्ट इसी में यही ऐड करना चाह रही थी कि यही तो IMF भी कह रही है ना, IMF का भी मुतालबा ये है कि आप सैलरीड क्लास पे मत बर्डन डालें, आप अपनी एलीट को अंडर दी टैक्स रेशो लेकर आए और उनको एलीट को जी देखिए एलीट को आप बिल्कुल टैक्स पे डालें, बट आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बनाना है ना। यहाँ पे मैकेनिज्म कोई नहीं है। तो आपका जो कौन बनाएगा? हुकूमत में आप हैं, मैकेनिज्म बनाने। देखिए बात यह है कि हुकूमत में बिल्कुल हम बैठे हुए हैं, हम एज ए कोलिजन पार्टनर बैठे हैं, एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बैठी हुई है। असल बात यह है कि हमारे पे जो नुक्ताचीनी या उंगलियां उठा रहे हैं ना, उनका 4.25 साल का दौर देख लेना। उन्होंने क्या किया? जो कि दावे करते थे, जो बातें करते थे, जो कहते थे कि मैं मुल्क से 35,000 अरब इकट्ठा करूंगा और 25,000 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया। असल बात यह है कि ये जो मैडम ने एक अच्छी बात की थी कि इस मुल्क में अगर इस मुल्क के मसाइल को हल करना है, अपने अना को और अपने जातियात को, अपनी झूठी अनाओं को साइड पे रखना होगा। हम भी यही कहते हैं कि अगर मुल्क को बचाना है तो अनकंडीशनल अपनी अनाओं को, झूठी जिद को साइड पे रखें, बैठ के मुल्क को बचाने की बात करें। अगर आपको लगता है इलेक्शन हल है, तो आपको जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च लेके आए थे, उस टाइम पे उन्होंने आपको ऑप्शन दी थी कि आप असेंबली तोड़ दें और इलेक्शन करवा दें, आपने नहीं किए। फिर ये हुकूमत मार्दे वजूद में आगे आईनी और कानूनी तरीके से। इस टाइम पे जरूरत इस समर की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस
including establishment, including all the stakeholders, including all heads of political parties, they should come on one table, unconditional, और एक मुल्क के अंदर एक ऐसी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए तमाम सेक्टर से रिलेटेड, ताकि मुल्क को आगे लेके चला जा सके। जब हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, झूठी जिद, और अवाम को गुमराह करते रहेंगे कि हमारे पास ये प्लान है, यूं है, तो फिर मामला का हल नहीं निकलेगा। फिर आपको एक और चीज बताऊंगा, एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं। आप देखें कि इस सारे प्रोग्राम के अंदर सैबोटाज करने वाला कौन था? कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपकी किसी गवर्नमेंट के अंदर या गलती से वजीर बन जाए और वो कहे कि मैं IMF को लेटर लिखता हूं कि पाकिस्तान को पैसे ना देना? ये तो कोई मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। इस मुल्क के अंदर आपका उस टाइम के साबिक वजीर खारजा, वजीर खजाना ने भी किया और KP के वजीर खजाना ने भी किया। ये देखें, ये को करने वाली बातें थोड़ी है। ऐसे लोग जब तक इस मुल्क के अंदर रहेंगे, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, तो ये ऐसे लोगों एक को सवाल है जुल्फिकार साहब, तो क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट के जो वुज़रा हैं, क्या वो इतने पावरफुल हैं? हुकूमत जाने के बाद तो इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया में कि वो अगर कोई बात करें, क्योंकि बेसिकली तो रियासत जो होती है, जो हुकूमत होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। देखिए, मैं तो बात साबिक वजीर तो मैंने अभी बोला ना, साबिक वजीर उस टाइम वजीर खजाना थे और उनकी वो ऑडियो भी बाहर आई कि उन्होंने पंजाब के वजीर खजाना को भी और KP के वजीर खजाना को, यानी वजीर खजाना सेंट्रल गवर्नमेंट के वजीर खजाना नहीं थे, लेकिन पंजाब में भी इनका वजीर खजाना था और KP में भी था, और उन्होंने उन दोनों को कहा आप दोनों लेटर लिख दें। पंजाब के वजीर खजाना ने कहा कि यार मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर या उसके ऊपर तो कोई आंच नहीं आएगी, तो उसने ये बात कर दी, लेकिन KP के वाले ने लेटर लिख दिया। आप देखें कि ये आपको जब इस जगह बैठे होते हैं तो आपको फिर मुल्कों का सोचना पड़ता है, आपको अपनी जातियात से, सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। ओके, निसार चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ वापस। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, 3 चीजें क्विकली, आई नो के ज्यादा है सवाल, लेकिन क्योंकि अब टाइम कम है आपको जरा बताना पड़ेगा। एक तरफ देखिए, महंगाई की शरह 41% हो गई है। आप लोग महंगाई की बेस बना के इस हुकूमत को लेने के लिए आए हैं। बार बार इस बात को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि बेसिक और असल जो बेस थी वो ये बात थी कि जी महंगाई है, खान साहब नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो आपकी हुकूमत क्या कर रही है? एक दूसरा, हमें नहीं मिला जो दोस्त ममालिक हैं उनसे पैसा रिजर्व के तौर पे, तुर्की को दे दिया है सऊदी अरब ने $5 बिलियन रिजर्व के लिए, हमें नहीं मिल रहा है। अगर हमें मिलेंगे तो IMF को एक तसल्ली होगी कि जी हाँ जी दोस्त ममालिक ताउन कर रहे हैं, तो वो फिर आगे इसका मुआहिदे को कंप्लीट करेगा। कैसे होगा? तीसरा, गवर्नेंस के मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं सर। आपसे पूछें, पीपल्स पार्टी से पूछें, किससे पूछें? पायलट्स की तनख्वाहों के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, वो उन्होंने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। ट्रैवलिंग, आई नो इट वेरी वेल, मैं अभी खुद ट्रैवल कर आई हूँ। टिकट कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। ट्रैवल एजेंट्स जो है वो अपने बंद कर रहे हैं सारी यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हुकूमत ने जो पैसे देने एयरलाइंस के डॉलर की मद में, वो पैसे उनके अभी तक जो है रेमिटेंसेस वगैरह नहीं क्लियर हो पाए, तो इसकी वजह से वो अपने ऑपरेशंस यहाँ बंद कर रहे हैं। तो ये इस तरह के गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं सर, कौन हैंडल करेगा? देखिए रिदा, गुजारिश ये है कि पहली जो बात है, महंगाई की जो बात है, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े मसाइल हैं, बड़े गंभीर मसाइल हैं। अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है महंगाई का, वो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन ये हकीकत है और इससे कोई जो बाखबर शख्स इनकार नहीं कर सकता कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो IMF के साथ वो मुआहदे हैं जो इमरान खान हुकूमत ने किए। देखिए, बात यह है कि उन्होंने ये तय किया कि तमाम सब्सिडीज खत्म कर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बिल्कुल ये कि हर महीने बढ़ाएंगे, ये उन्होंने कहा। और जब ये कि ये तय कर दें आप, और ये कि हमने कौन सा नया, PDM की हुकूमत ने कोई नया मुआहदा नहीं किया, वही चीजें हैं जो उन्होंने तय की। और एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते हम जाहिर है कि एक बैनुल-अक़वामी मुआहदों के पाबंद हैं, उनकी पासदारी करनी चाहिए। यही हमारे सबसे बड़ा एक चैलेंज है। इसी की वजह से मसाइब जो इतने बड़े हुए हैं। सच्ची बात यह है कि हमें अंदाजा नहीं था, ये तो हमें पता था कि ये जो टीम है इमरान खान साहब की, जिनके पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्रोग्राम है, ना विजन है। आपने मेरा फिक्रा मुकम्मल ही नहीं होने दिया, इस तरह तो ना करें। गुजारिश ये है कि हमें ये पता था कि ये टीम जो थी, जो जिसके पास ना प्रोग्राम, ना पॉलिसी, ना कोई विजन, कुछ भी नहीं था, ना तजुर्बा था,
तो वो जो उनकी वजह से मईशत समेत हर शोबे को बहुत नुकसान पहुंचा होगा, बड़ी बर्बादी होगी। लेकिन जब हुकूमत में हम आए तो फिर पता चला कि ये इसका वॉल्यूम, इसका मैग्नीट्यूड, इसका हजम जो है तबाही का, वो तो हमारे तसव्वुरात से बहुत ज्यादा था। वो जो है वो कई बार मैं वो शेर में पढ़ चुका हूँ मुसफ़ी का कि मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। हमें तो आके अंदाजा हुआ कि यहाँ तो ये कि मुकम्मल तौर पर तबाही से दो चार कर गए हैं। ये जो है ना, ये खिलाड़ियों और अनाड़ियों की जो टीम थी उसने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। लेकिन साबिक वज़ीर खजाना कह रहे हैं ना कि इसहाक डार साहब सही तरीके से नहीं चल रहे। मिफ्ता साहब कहते हैं मैं सही लेके चल रहा था, मुझे निकाल दिया। गुजारिश सुने। दूसरी बात यह है कि जो हल क्या है, देखें, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारी बहन ने बिल्कुल सही बात की। नौरीन ने कहा कि तमाम ये है कि ज़ाती अना जो है और ज़ाती मुफादात से बालातर होकर हमें मुल्की मुफाद के लिए ये काम करना चाहिए, को फैसला करना चाहिए। हमने तो पहले दिन से जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए, हमारे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे 2018 के इलेक्शन के नताइज के बारे में। इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको पेशकश की कि आए चार्टर पे कानून पे बात करें, ये एक सियासी जमात का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब की चूंकि इंतकामी ज़हनियत थी, रऊनत थी, फिरौनियत थी, तंग नजरी थी, उसकी वजह से उन्होंने हमारा जो बढ़ा हुआ दस्ते ताउन था उसको हकारत से झटक दिया। आज फिर इस बात की जरूरत है कि तमाम सियासी कायदीन बशमूल इमरान खान के, क्योंकि मुल्क की जो है मुकम्मल जो मजबूरी तौर पर जो हमारी सियासी क़यादत जो मुकम्मल ही नहीं होती इमरान खान के बगैर। तो ये एक सच्ची बात यह है कि सारी कौमी सियासी क़यादत को इकट्ठे बैठना चाहिए, मिल बैठना चाहिए और मिलकर सर जोड़कर फैसला करना चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए कि मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से कैसे निकालें। सच्ची बात ये इसका हल है और उसके लिए तमाम सियासी मफादात को बाला ताक रखना होगा, उनको नजरअंदाज करना होगा मुल्क की मफाद में, कौमी मफाद में। ये उसका हल है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नौरीन फारूक साहब आपका, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। मुल्क की मफादात में बैठना होगा, खुद रियलाइज कर रहे हैं अगर सियासतदान तो करें, लेकिन क्या ये रियलाइजेशन सिर्फ इस लेवल तक है? क्या अपर लीडरशिप भी इस बात को समझ रही है? क्या वो भी समझते हैं इसी तरह से कि बैठना होगा और एक साथ बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करना होगा, किसी एक नतीजे पे निकलना होगा? क्या ये वही माजी की जो गलतियां हैं सियासतदान वही दोहराते रहेंगे, वही सारी चीज़ें पलट कर आती रहेंगी और वही चीज़ें क्या हॉन्ट करती रहेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।